नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल बीकॉम कॉर्नर के ऊपर। इन दिनों हम लोग बात कर रहे हैं इनकम टैक्स को लेकर के, और इनकम टैक्स के अंदर रिसेंटली हम लोगों ने आपका एक नया चैप्टर शुरू किया था जिसका टाइटल था इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। इस चैप्टर से जुड़ी हुई आई थिंक टोटल 5 क्लासेस चैनल के ऊपर अपलोड हो चुकी हैं। ये आखिरी क्लास रहेगा, क्लास नंबर 6, जहां पर हम लोग 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इस चैप्टर के अंदर बचे हुए हैं उनको कवर करने वाले हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी इस क्लास के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक जरूर जुड़े रहेंगे, और अगर आपको कंटेंट यूजफुल लगता है तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। बहरहाल विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप लोग डायरेक्ट पार्ट नंबर 6 के ऊपर आ गए हैं तो आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा पहले आप लोग इससे पहले वाले 5 पार्ट जरूर देखिएगा। अगर आपने पांचों क्लासेस को अच्छे से अटेंड किया, सारे नोट्स बनाए, तो इतना मैं आपको गारंटी देता हूं हाउस प्रॉपर्टी का पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। यहां पे जो हम लोग सेक्शन 22 से लेके 27 तक पढ़ते हैं वो सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे। एक बार देखते हैं हम लोगों ने लास्ट 5 क्लासेस के दरमियान क्या क्या पढ़ा है, फिर हम लोग आज की क्लास को कंटिन्यू करेंगे। पहली क्लास के दरमियान मैंने आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का मीनिंग आपको समझाया, जहां पे हम लोगों ने बात की 5 हेड होते हैं इनकम के, इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग, जहां पे सेकंड हेड क्या होता है आपका हाउस प्रॉपर्टी। इसके बाद हम लोगों ने देखा कंडीशन फॉर टैक्सेबिलिटी क्या रहने वाली है, जहां पर हम लोगों ने सबसे पहला सेक्शन 22 को डिटेल में डिस्कशन किया। 3 अलग अलग जो कंडीशन है उनको यहाँ पे हम लोगों ने चर्चा किया। चार्जेबिलिटी ऑफ द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी क्या रहने वाला है, एसेंशियल कंडीशन फॉर द चार्जेबिलिटी क्या रहता है, इस मुद्दे पर चर्चा की। उसके बाद हम लोगों ने देखा ओनर के 2 मीनिंग होते हैं यहाँ पे, एक आपका लीगल ओनर होता है, एक आपका डीम्ड ओनर होता है। डीम्ड ओनर की सिचुएशन में हम लोगों ने देखा 5 अलग अलग केसेज है जहां पे आपको मान लिया जाता है ओनर, एक्चुअली आप लोग ओनर नहीं होते हैं। इसके बाद माय डियर फ्रेंड्स हम लोगों ने क्या देखा, वही एसेंशियल कंडीशन फॉर चार्जेबिलिटी के अंदर क्या क्या इनके मीनिंग होते हैं। सेकंड क्लास के दरमियान काफी अहम मुद्दे पर हम लोगों ने चर्चा की, सेक्शन 23 को पढ़ा। सेक्शन 23 के अंदर आपको पढ़ाया जाता है एनुअल वैल्यू के बारे में। एनुअल वैल्यू का मीनिंग क्या होता है, किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। एनुअल वैल्यू के अंदर सबसे पहले हम लोगों ने ग्रॉस एनुअल वैल्यू को कैलकुलेट करना सीखा था, जहां पर हम लोगों ने देखा अलग अलग पैरामीटर और अलग अलग फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है जिनका इस्तेमाल करके हम लोग एनुअल वैल्यू तक पहुंच सकते हैं, ग्रॉस एनुअल वैल्यू तक पहुंच सकते हैं। जहां पे सबसे पहला पैरामीटर म्युनिसिपल वैल्यू था, फेयर रेंट था, स्टैंडर्ड रेंट था, एक्चुअल रेंट रिसीवेबल या रिसीव्ड था, और यहाँ पे ये 3 स्टेप थी जिनका इस्तेमाल करके आप लोग ग्रॉस एनुअल वैल्यू को निकाल सकते हैं। इसके बाद लेट आउट प्रॉपर्टी वाला केस देखा था, और मैंने डिटेल में जाके बताया था किस तरीके से इलिस्ट्रेशन आपको मिलेगा और किस तरीके से आपको सवालात को हल करना है। इससे आगे वाली क्लास के अंदर हम लोगों ने देखा था एक इंपॉर्टेंट टर्म म्युनिसिपल टैक्स, एक ऐसा टैक्स जो आपको ग्रॉस एनुअल वैल्यू को किस में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है, नेट एनुअल वैल्यू के अंदर। तो हमने देखा था म्युनिसिपल टैक्स का मीनिंग क्या होता है, म्युनिसिपल टैक्स का ट्रीटमेंट क्या होता है। सेक्शन 23 के अंदर ही हम लोगों ने काफी डिटेल में चर्चा की थी। सेक्शन 24 को पढ़ा था, जहां पे आप लोग सेक्शन 24 पढ़ते हैं नेट एनुअल वैल्यू के ऊपर स्टैंडर्ड डिडक्शन अप्लाई करते हैं। जस्ट लाइक सैलरी के अंदर आप लोगों ने आपका एक सेक्शन पढ़ा था 16(1), आप लोगों को अगर याद हो, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 और 75,000 पढ़ा था। ऐसे ही यहाँ पे 30% डायरेक्ट आप लोग नेट एनुअल वैल्यू के ऊपर क्या लगा सकते हैं, स्टैंडर्ड डिडक्शन लगा सकते हैं। इसको पढ़ने के बाद हमने देखा था आपका म्युनिसिपल टैक्स के 2 अलग अलग केसेस निकल के आए थे। अलग अलग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करने के बाद इलिस्ट्रेशन को किस तरीके से अप्रोच करना है, इस मुद्दे पर हम लोगों ने चर्चा की थी। उसके बाद आपकी लास्ट क्लास के दरमियान काफी अहम जो आर्टिकल था वो हम लोगों ने चर्चा किया था, डिफरेंट केसेस को पढ़ा था, जहां पे हम लोगों ने देखा अगर आपका मकान सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो उसको किस तरीके से ट्रीट करना है, मकान आपका पूरे साल के लिए लेट आउट किया गया है तो किस तरीके से ट्रीट करना है, एरिया के बेसिस पे अगर आपका मकान पार्टियली सेल्फ ऑक्यूपाइड और लेट आउट है तो उस सिचुएशन को कैसे डील करना है, टाइम के हिसाब से किस तरीके से डील करना है, और अगर आपके पास 2 से ज्यादा मकान है तो उस पर्टिकुलर केसेस में आपको क्या करना है। अलग अलग एग्जांपल मैंने लिए, अलग अलग न्यूमेरिकल मैंने आपको समझाई, और मेरी कोशिश थी कि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट में डिटेल में जाकर के समझा पाऊं। और इससे पिछली वाली क्लास के अंदर हम लोगों ने सेक्शन 24B को पढ़ा था, 24A हम लोग पढ़ चुके हैं, जहां पे हम लोगों ने स्टैंडर्ड डिडक्शन को पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने देखा अगर आप लोग कोई भी लोन लेते हैं, कोई भी बोरोविंग लेते हैं, कोई भी उधार लेते हैं मकान बनाने के लिए, तो 2 सिचुएशन बनती है, अगर आप उसको लेट आउट कर देते हैं या सेल्फ ऑक्यूपाइड वाली सिचुएशन के अंदर, तो यहाँ पे आप लोग इंटरेस्ट का जो डिडक्शन ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 24B। और यहाँ पर हम लोगों ने डिटेल में चर्चा की थी किस तरीके से इसका ट्रीटमेंट होगा टैक्स रेजिम के अंदर, और अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग एग्जांपल लेके मेरी पूरी कोशिश रही कि मैं आपको तमाम कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझा सकूं। अब ये ऑलमोस्ट चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है हाउस प्रॉपर्टी। अगर आप लोग चाहेंगे तो पिछले कुछ जो लास्ट ईयर एग्जामिनेशन में आए हुए सवालात मैं आपको प्रैक्टिस करा दूंगा। गिरीश हो जाके कुछ बड़े
बड़े न्यूमेरिकल है वो मैं आपको प्रैक्टिस करा दूंगा। अगर आपको इस तरीके की वीडियो एक और चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपका अच्छा खासा रिस्पॉन्स रहता है तो डेफिनेटली एक क्लास और हो जाएगा, वरना अगर आप लोग हाउस प्रॉपर्टी के प्रोस्पेक्टिव से देखें तो आज का क्लास आखिरी क्लास रहेगा। और मैं आपको बताता चलूं, हमारे पास केवल 2 ही टॉपिक है जो आपके पेंडिंग में चल रहे हैं। सबसे पहला टॉपिक माय डियर फ्रेंड्स आपका रहेगा, एक इंपॉर्टेंट टर्म यहां पे आपको पढ़ना है, दैट इज द प्री कंस्ट्रक्शन। आपको क्या याद रखना है, इसको क्या बोलते हैं आप लोग, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। याद रखिएगा ये क्या है आपका प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड है, इसको आप लोग पीसीपी के नाम से जानते हो, शॉर्ट एब्रिविएशन इसका रहेगा। और सेकंड जो टॉपिक आज की क्लास के अंदर हम लोग कवर करने वाले हैं, हम लोग देखेंगे यहां पे लॉस ऑफ रेंट का कॉन्सेप्ट रहेगा, जहां पे एक आपका रियलाइज्ड रेंट का कॉन्सेप्ट आता है, वो मैं आगे जाके आपको एक्सप्लेन करूंगा। रियलाइज्ड जो आपका रेंट है उसका क्या मीनिंग होता है। अभी दोनों टॉपिक क्या रहेंगे, एक तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड क्या होता है सर ये समझा दीजिए, और लॉस ऑफ रेंट क्या होता है, ये दोनों टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। अगर आप लोग ध्यान देंगे तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड वन ऑफ द डिफिकल्ट टॉपिक मेरे हिसाब से माना जाता है, क्योंकि यहां पे बच्चों को काफी कंफ्यूजन होती है। तो अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा, इसी कॉन्सेप्ट को मैं आपको समझाने वाला हूं। जैसा कि आप लोगों ने देखा, हमने जब से 24B शुरू किया है, माने ये जो 24B वाला सेक्शन है ये किससे जुड़ा हुआ है, ये आपके लोन से जुड़ा हुआ है। अब काफी ऐसे लोग हैं जो डायरेक्ट मकान खरीद लेते हैं, लेकिन मैं मान के चलता हूं कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं, कुछ ऐसे भी बुद्धिजीवी हैं जो लोन लेकर के डायरेक्ट मकान ना खरीद करके वो परचेज करते हैं एक जमीन का हिस्सा। ठीक है, उन्होंने क्या परचेज किया है, आपका जमीन परचेज किया है, माने उन्होंने क्या खरीद लिया, जमीन खरीदा है। अब उनकी कोशिश क्या रहेगी, उनकी कोशिश ये रहेगी इस जमीन को हाउस प्रॉपर्टी के अंदर कन्वर्ट कर सके, माने किसी भी तरीके से इस जमीन को कहां पे पहुंचाया जा सके, हाउस प्रॉपर्टी के अंदर कन्वर्ट किया जा सके। तो माय डियर फ्रेंड्स, अब यहां पे इस जमीन को अगर हमें डेवलप करना है, किसके अंदर डेवलप करना है, इनटू द हाउस प्रॉपर्टी। आप लोग समझिएगा मेरी बात को, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, हाउस प्रॉपर्टी की बात करें। अगर आपको कोई भी मकान बनाना है जिसको आप लोग किराए पे चढ़ा सके या सेल्फ ऑक्यूपाइड कर सके, तो यहाँ पे जमीन को डेवलप करने के लिए हमें कुछ समय लगेगा, कुछ टाइम लगेगा। जिस टाइम पीरियड को यहाँ पे क्या बोला जाता है, ये टाइम पीरियड पूरा का पूरा कहां पे जाएगा, आपका कंस्ट्रक्शन के अंदर जाएगा। क्या जाएगा, आपका कंस्ट्रक्शन के अंदर जाएगा। अब जब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो आपका मकान आपको मिल जाएगा। जब आपको मकान मिल जाता है, माने अगर आप लोग इससे आगे की सिचुएशन करते हैं, अगर आपका हाउस है, आपका घर है, वो क्या हो गया है, आपका रेडी हो गया है। क्या हो गया है, आपका मकान अगर आपका रेडी हो गया है, तो मकान रेडी होने से पहले का जो ये टाइम पीरियड है ना, इसको क्या कहते हैं माय डियर फ्रेंड्स, इसको हम लोग कहते हैं प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। माने एक ऐसे साल, वो साल जिनके दरमियान आप लोग क्या करते हैं, आप लोग एक पर्टिकुलर केस लेके चलते जहां पे आपका मकान बना नहीं था, जमीन को आपने डेवलप किया, किसके अंदर, आप लोगों ने हाउस प्रॉपर्टी के अंदर डेवलप किया। डेवलपमेंट कंप्लीट होने से पहले का जो टाइम पीरियड है ना, उसको क्या कहते हैं, उसको प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कहा जाता है। ये छोटी सी बात है जो आपको समझनी है। तो हाउस अगर आपका डेवलप हो जाता है, डेवलप हो गया, उस साल को छोड़ करके उससे पहले वाले जो साल है उनको क्या बोलते हो, उनको आप लोग बोलते हो दैट इज कॉल्ड द प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, पीसीपी। अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा, ये जो लोन आप लोगों ने लिया हुआ है, अब ये लोन है, जब आप लोग मकान डेवलप करा रहे हैं, जब तक आपका मकान रेडी नहीं होता है तब तक आप लोग यहां पे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी को क्लेम नहीं कर सकते हैं। और अगर आप लोग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी को क्लेम नहीं करेंगे तो यहां पे जो 24B का डिडक्शन आपको दिया जाता है इंटरेस्ट के ऊपर, वो आपको नहीं मिलेगा। तो जो आपका ये जो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का टाइम है, यानी कि आप लोग जिसको पीसीपी कहते हैं, पीसीपी के ड्यूरेशन में भी माय डियर फ्रेंड्स आपको आपकी ईएमआई के अंदर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। ठीक है, आपको क्या पे करना पड़ता है, इंटरेस्ट आपने पे किया है। अब आप यहां पे इस प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड के दरमियान आप लोग क्या क्लेम नहीं कर सकते हैं, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी क्लेम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी की अपनी एक डेफिनेशन होती है। क्या डेफिनेशन होती है, वहां पे बिल्डिंग और उस बिल्डिंग से जुड़ा हुआ एक हिस्सा होना चाहिए, माने आपकी चार दीवारी और उसके ऊपर छत होना कंपलसरी है। हम लोगों ने पहली क्लास के दरमियान पढ़ा था। जब तक आपकी ये प्रॉपर्टी रेडी नहीं हो जाती है, उससे पहले जो आप लोग इंटरेस्ट पे करते हैं, वहां पे अगर आप लोग डिडक्शन लेना चाहते हैं, इसके लिए ये कॉन्सेप्ट आप यूज करते हैं, दैट इज द प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। और सबसे ज्यादा डिफिकल्टी अकॉर्डिंग टू मी एंड माय पर्सनल एक्सपीरियंस बच्चों को इसी टॉपिक के अंदर होती है, जो मैं अभी आपको क्लियर करने वाला हूं। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैं एक आपके सामने टाइम पीरियड का ग्राफ बना रहा हूं, एक लाइन बना रहा हूं, जिसके ऊपर हम लोग टाइम को डिटेल में चर्चा करेंगे। अब यहाँ पे आपको अलग अलग डॉट दिख रहे होंगे। समझना क्या है, समझना ये है, लेट अस से अलग अलग सिचुएशन में आप सभी के सामने ले रहा हूं। यहाँ पे इस डेट को हमें आपका लोन मिल गया, आपका घर बनना भी शुरू हो गया है। लेट अस से मैं यहाँ पे
पे मान लेता हूं 1/4/2020 को आपको लोन मिला और आपका मकान बनना शुरू हो गया। 1/4/2020 के बाद आपका ये जो आपका फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ आपका 31/3/2021 को आपका फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हुआ, लेकिन आपका मकान नहीं बना। लेकिन ये जो आपका पूरा साल कंप्लीट हुआ है, इस साल आप लोगों ने लेटेस्ट से आप लोगों ने जो लोन उठाया, एक एग्जांपल मैं आपको ले रहा हूं, ठीक है। आप लोगों ने लोन उठाया है लेटेस्ट से 10 लाख का, कोई भी अमाउंट आप लोगों ने ले लिया, कितना है आपका 10 लाख का लोन उठाया हुआ है, और यहाँ पे जो आपको इंटरेस्ट है लेटेस्ट से आपको कितना है 10% पर एनम का इंटरेस्ट आपको गिवन है। क्लियर, ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? आपको लोन कितना मिला, 10 लाख का लोन मिला और इंटरेस्ट कितना है 10% पर एनम का है। तो मेरे को बताइए, अगर आप लोग 1 साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं तो 10 लाख के ऊपर 10% कितना बनेगा, 1 लाख बनेगा। तो आपने कितना इंटरेस्ट दिया, 1 लाख इंटरेस्ट दिया। या फिर आप लोग यहाँ पे एक छोटा एग्जांपल ले सकते हैं, 10 की जगह मैं कितना कर लेता हूं, यहाँ पे लेटेस्ट से 12% कर लेता हूं। तो यहाँ पे आपने कितना इंटरेस्ट पे किया, यानी आपने यहाँ पे इंटरेस्ट पे किया है 1,20,000। क्लियर है, आपने पूरी साल का कितना इंटरेस्ट पे किया है 1,20,000। इस इंटरेस्ट के ऊपर आप लोग डिडक्शन तो नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते हैं? क्योंकि अभी आपका जो मकान है अंडर कंस्ट्रक्शन है, आप लोग हाउस प्रॉपर्टी वाली डेफिनेशन को फुलफिल नहीं करते हैं। अब इसके बाद सेकंड ईयर लगता है आपका 31 से, यहाँ पे सेकंड आपका दूसरा साल कब लगेगा आपका, यहाँ से लेटेस्ट से ये है आपका 1/4/2021 से आपका अगला साल कंप्लीट हुआ, और यहाँ पे आपका दूसरा साल कंप्लीट हो गया है 31/3/2022 को। क्लियर है, यहाँ पे भी आप लोग माय डियर फ्रेंड्स क्या करेंगे, 1,20,000 का इंटरेस्ट पे करेंगे, लेकिन आपका मकान अभी तक बना नहीं है, तो आप डिडक्शन अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब अगला साल आपका शुरू हो गया लेटेस्ट से, आपका कितना है 1/4/22 से शुरू हुआ है, और यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो आपका 31/3/2023 तक आपका अगला साल कंप्लीट हुआ। 3 साल हो चुके हैं। क्लियर, कितने साल हो चुके हैं, 3 साल। यहाँ पे भी आपको कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा, 1,20,000 इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अगले साल के दरमियान यहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के ऊपर मैं मान के चलता हूं, मैं आपको डेट भी लिख देता हूं, लेटेस्ट से मैं एक फेवरेट सा डेट लिख देता हूं, लेटेस्ट से 11 मई या 1 मई ले लीजिए, बेटर रहेगा, कैलकुलेशन करने में आसान होगा। आप लोगों ने 1 मई 2023 का एग्जाम्पल लिया है, जिस डेट पे आकर के भाइयों और बहनों आपका मकान क्या हो जाता है, रेडी हो जाता है, आपका हाउस क्या हो जाता है, आपका रेडी हो जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान देंगे, आपने जो ईएमआई पे किया है माय डियर फ्रेंड, जो आपने इंटरेस्ट पे किया है, वो कितने साल के लिए पे किया है आपने, यहाँ पे आपका ये फर्स्ट ईयर हो गया है, ये आपका सेकंड ईयर हो गया है, ये आपका थर्ड ईयर हो गया है। तो 3 साल तक तो आपने क्या किया है माय डियर फ्रेंड्स, आपका इंटरेस्ट पे किया है, और अभी आपका मकान रेडी हुआ है। ठीक है ना, आपका लोन आउटस्टैंडिंग है, यानी कि आप लोग क्या कहेंगे, आपका लोन आपका चल रहा है, आपने क्या नहीं पे किया है, अभी आपका लोन कंप्लीट नहीं किया है। ठीक है, तो आपका लोन चल रहा है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, एक तो आपका साल, अब यहाँ पे 2 टाइम पीरियड बनेंगे अगर आप लोग गौर फरमाएंगे तो, एक तो वो साल जिस दरमियान आपका मकान बन के रेडी हुआ, ये वाला जो साल है ना, ये वाला जो टाइम पीरियड है, जिस साल आपका मकान बन के रेडी हुआ माय डियर फ्रेंड्स, इसको आप लोग कंस्ट्रक्शन पीरियड के अंदर इंक्लूड नहीं करते हैं। यहाँ पे इसको एक अलग नाम से जाना जाता है, दैट इज द करंट ईयर। क्या बोलते हैं आप लोग इसको, करंट ईयर। जिस साल आपका मकान बन के रेडी हुआ उसको किस नाम से जाना जाएगा, आपका करंट ईयर के नाम से जाना जाएगा। करंट ईयर को शॉर्ट फॉर्म में मैं CY से रिप्रेजेंट कर दूंगा। क्लियर, इतनी बात समझ में आई कि नहीं? करंट ईयर को किससे कर दूंगा, CY से रिप्रेजेंट कर दूंगा। अब इससे पहले का जो टाइम पीरियड बना, माने टोटल अगर आप लोग देखेंगे, टोटल टाइम की अगर मैं बात करता हूं, और किस केस की मैं बात कर रहा हूं, PCP की बात कर रहा हूं, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड की, तो आपका 3 साल बनता है। कितना से 1, 2 और 3 साल बना, 3 ईयर बन गया है। और आपको इनको मंथ में रखना है, इस डेटा को किस में रखना है, मल्ट में। 12, 24, 12, 3, 36, यानी कि आपके कितने महीने बन गए, आपके 36 महीने बन गए हैं। क्लियर, इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर, तो आपका जो ये प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड वाला टाइम है ना, ये आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए माय डियर फ्रेंड्स, इसी के बिहा पे आपकी सारी कैलकुलेशंस होती है। ठीक है, और ये आपका जो करंट ईयर वाला टाइम पीरियड है, ये भी आपको आना चाहिए। करंट टाइम पीरियड मतलब वो साल आपको छोड़ देना है जिस साल आपका मकान कंप्लीट हुआ है, उस साल, क्योंकि मकान जब कंप्लीट हो गया है तो यहां पे आप लोग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के लिए क्लेम कर सकते हैं, माने IHP के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, और यहां पे तो डिडक्शन मिल जाएगा। अब यहां पे लफड़ा क्या हुआ, लफड़ा ये हुआ, इन 3 साल के दरमियान आपने इंटरेस्ट पे किया है। क्या पे किया है आपने, इंटरेस्ट पे किया। कितना पे किया है, अगर आप लोग ध्यान देंगे, 1,20,000 1 साल का इंटरेस्ट आपने पे किया था, 3 साल तक पे किया, 12, 24, 12, 3, 36, 3,60,000 का इंटरेस्ट आपने क्या किया है, पे किया है इन 3 साल के दरमियान। तो यहां तक, इन 3 साल तक तो आप लोग क्लेम कर ही नहीं सकते थे कि आपको डिडक्शन मिले, 24A का डिडक्शन मिले, ऑब्वियस सी बात है। अब यहां पे नियम क्या बनाया
बनाया गया रूल, ये बनाया गया जो आपका ये अमाउंट बना है, जैसे अगर आप लोग ध्यान देंगे ये जो अमाउंट बना है जो आपने पर्टिकुलरली इंटरेस्ट पे किया है, इस इंटरेस्ट को आप लोग आगे जाके डिडक्शन अप्लाई कर सकते हैं जब आपका करंट ईयर अप्लाई होगा ना। जैसे करंट ईयर की अगर मैं बात करूं, और करंट ईयर के अंदर अगर आप लोग देखेंगे कितना इंटरेस्ट आप लोग पे कर रहे हैं करंट ईयर के दरमियान, हम लोग वही आपका भाई इंटरेस्ट तो 1,20,000 ही जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, 10% पे है तो आप लोग कितना इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, 1,20,000 पे कर रहे हैं। अब इसमें क्या होगा, पीछे वाला जुड़ के आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा, जितना भी टोटल पीछे आपका इंटरेस्ट बना है वो आपको कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करना है ध्यान से समझिएगा। आपका टोटल अमाउंट कितना था माय डियर फ्रेंड्स, आपका टोटल अमाउंट था 10 लाख। 10 लाख का लोन था, आप सभी को पता है। 10 लाख के लोन के ऊपर आपका कितना महीना बना, कितने महीने का टाइम पीरियड है, 36, तो 36/12 आप लोग कर देंगे। कितने परसेंट का इंटरेस्ट है, 12% का इंटरेस्ट है, तो 12 डिवाइडेड बाय आपका क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। क्लियर। अब आप यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, 12 से 12 कैंसिल कर सकते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है आपका कितना बनेगा, यही अमाउंट बनेगा 3,60,000। अब करना क्या है, आपको इसको डिवाइड कर देना है किससे, 5 से। कितने साल से डिवाइड कर देना है, 5 से डिवाइड कर देना है, क्योंकि हम लोग 5 साल का लेके चलेंगे। कितना लेके चलेंगे, 5 साल का लेके चलेंगे। तो ये आपका कितना है, ये आपका जो 3,60,000 आया है, अगर आप लोग ध्यान देंगे मेरी बात को गौर से समझिएगा, यहाँ पे जो अमाउंट आया है ये आपका टोटल अमाउंट है। अगर आप लोग 1 साल की बात करते हैं तो कितना आता है आपका, 1,20,000 आता है। कितना आता है, 1,20,000। ये जो 3,60,000 आया है इसको आपको डिवाइड कर देना है माय डियर फ्रेंड्स, कितने से, 5 साल से। तो ईयरली आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। माने 5 से डिवाइड करना, साल वाला कंफ्यूजन है, शायद ये मंथ भी हो सकता है, तो एक बार आप लोग जरूर क्रॉस वेरीफाई कीजिएगा, लेकिन इतना कंफर्म है 5 से हमें क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड करना पड़ेगा। अगर आप लोग 3,60,000 को 5 से डिवाइड करते हैं, तो अगर मैं 3,60,000 को 5 से डिवाइड करता हूं तो 72,000 आता है। कितना आता है, 72,000। यस, ओके है, 5 से ही डिवाइड होगा। 72,000 आपको 5 साल तक यहाँ पे रिलैक्स देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो आपका 1,20,000 है, प्लस में आप लोग यहाँ पे अगर आप लोग 24B का डिडक्शन अप्लाई करेंगे तो साथ में कितना जुड़ जाएगा, 72,000 जुड़ जाएगा, और आपका एग्जैक्टली अमाउंट कितना बनेगा, 1,92,000 बनेगा। समझ में आई। तो ये टोटल अमाउंट कितना बन गया, 1,92,000। ये आपको किसके अकॉर्डिंग मिलेगा, 24B के अकॉर्डिंग मिलेगा। तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड के दरमियान सबसे जरूरी बात क्या है भाइयों और बहनों, सबसे जरूरी बात है आपको ये ख्याल रखना है कि जब भी आप लोग प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड की बात करते हैं तो उस केस में आपको प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कैलकुलेट करना आना चाहिए। जो मैंने इंपॉर्टेंट बात बताई है, करंट ईयर कौन सा होता है और उससे पहले का क्या टाइम पीरियड होता है, ये अगर आपने दोनों बातें समझ ली ना, तो आप लोग प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड को ऐसे इजीली क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। तो ये आपका काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था जिसके ऊपर अक्सर बच्चों को क्या होता है, कंफ्यूजन होता है। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको क्लियर रहा होगा। क्या बताया मैंने, आपका मकान जिस साल बन के तैयार हुआ है, मंथ को भूल जाइए, जिस साल आपका मकान बना है उस साल से पहले जितने साल उस मकान को बनने में लगे वो आपका प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। क्या बोलते हैं उसको, हम लोग उसको बोलते हैं प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। समझ में आया। तो बहुत बेसिक सी बात है, कैलकुलेट कीजिए, मंथ में कैलकुलेट कीजिए और आपको ऐड कर देना। अगर आप लोग 24B का डिडक्शन देखते हैं तो आपको क्या कर देना है माय डियर फ्रेंड्स, आपको ऐड कर देना है। क्या कर देना है, ऐड कर देना है। एक तो उस साल का, क्योंकि यहाँ पे आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होने लगा है, आप लोग सेटिस्फाई करते हैं ओनरशिप वाली कंडीशन को और फिर आप लोग यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं 24B का। ठीक है। तो इस तरीके के सवालात अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको जरूर इन सवाल को प्रैक्टिस करके जाना है। ये वाला कॉन्सेप्ट मेरी कोशिश रही आपको समझाने की, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं। अलोंग विद हमने एक और शब्द समझा यहाँ पे, दैट इज द करंट ईयर। करंट ईयर का क्या मीनिंग होता है, याद रखिएगा, कई बार एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है। क्लियर। तो ये आपका सेकंड लास्ट टॉपिक था। इसके बाद आपका एक टॉपिक और बचता है, दैट इज द लॉस ऑफ रेंट। ये आपको थोड़ा ध्यान में देना है। क्या देना है आपको, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और अंडरस्टैंड करना है, जिसको आप लोग क्या कह रहे हैं, किस नाम से जान रहे हैं, हम लोग इसको कह रहे हैं लॉस ऑफ रेंट के नाम से। तो मैं लिख देता हूं पहले, हमारा अगला टॉपिक, लास्ट एंड फाइनल टॉपिक क्या रहेगा, लॉस ऑफ रेंट रहेगा। क्लियर। अब सर ये क्या होता है लॉस ऑफ रेंट, क्यों पढ़ाया जा रहा है, किस लिए होता है, इस बात को आपको जरा गौर फरमाना है। जब भी आप लोग लॉस ऑफ रेंट की बात करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, तो कुछ बातें हैं जिनका ख्याल आपको रखना पड़ता है। आपके जो आपके रेंट है, आपका जो किराया है, उसका नुकसान हुआ है। नुकसान दो वजह से हो सकता है। पहला, आपका मकान तो वैकेंट नहीं था, यानी कि
वैकेंसी वाला केस जो मैंने पहले बताया था, यानी कि दो सिचुएशन हमारे पास यहाँ पे बन सकती है। पहली सिचुएशन क्या है, ड्यू टू द नो वैकेंसी, माने आपका वैकेंसी ही नहीं था। तो ध्यान से समझिएगा, काफी बच्चों को कंफ्यूजन होता है, सर वैकेंसी नहीं थी फिर भी हमारे जो रेंट का लॉस कैसे हो गया, मैं अभी आपको समझाऊंगा। ड्यू टू द नो वैकेंसी, और दूसरा क्या है आपका, दूसरा केस आ जाएगा आपका ड्यू टू द वैकेंसी। याद रखिएगा किसकी वजह से आएगा, वैकेंसी की वजह से आएगा, यानी कि आपका जो मकान है वो वैकेंट रह गया, खाली रह गया। तो ड्यू टू द नो वैकेंसी का क्या मतलब, माने पूरे साल आपका मकान क्या रहा है, आपका मकान एक तरीके से रेंट पे रहा है या फिर आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड रहा है। केस हम लोगों ने पढ़ा था, अगर आपने गौर फरमाया हो तो हम लोगों ने कहा था प्रॉपर्टी जो है आपकी वो एक तरीके से पार्टियली रेंटेड है और पार्टियली सेल्फ ऑक्यूपाइड है ऑन द बेसिस ऑफ द टाइम। ठीक है, यानी कि आपने पढ़ा था एक केस, कौन सा पढ़ा था, हम लोगों ने पढ़ा था, ध्यान दीजिएगा, व्हेन द प्रॉपर्टी, मैं एक बार लिख देता हूं पूरा ताकि आपको याद आ जाए। क्या पढ़ा था, व्हेन द प्रॉपर्टी पार्टली, आप लोगों ने एक्सप्लेन भी किया था, क्या था, पार्टली लेट आउट। आपकी प्रॉपर्टी क्या है, आपका क्या है, पार्टली लेट आउट है एंड पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड। आपने ये केस पढ़ा था ना, क्या था, पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड है। कैसे करना है इसका भी डिस्कशन हम लोग लास्ट क्लास के दरमियान कर चुके हैं। पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड ऑन द बेसिस ऑफ द टाइम, हम लोगों ने क्या पढ़ा था, किसके बेसिस पे लेके चलते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, टाइम समय के बेस पे हम लोग इसको लेके चलते हैं। तो अब यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान देंगे तो क्या पढ़ा था इस क्लास के दरमियान, मैं आपको थोड़ा सा याद दिला देता हूं। हमने पढ़ा था जैसे आपका मकान है कुछ टाइम के लिए तो क्या रहता है, सेल्फ ऑक्यूपाइड रहता है। जैसे आप लोग एग्जांपल ले लीजिए, मैं 4 महीने के लिए अपने मकान के अंदर रहता हूं, तो यहाँ पे कितना हो गया आपका, सेल्फ ऑक्यूपाइड हो गया 4 मंथ। क्लियर है, तो मैंने कितना लिख दिया आपका, 4 मंथ लिख दिया। और अगर आप लोग देखेंगे तो लेट आउट वाला पीरियड कितना हुआ, अगर आप लोग ध्यान देंगे तो लेट आउट वाला पीरियड कितना हुआ, अगर 12 में से 4 गया तो 8 मंथ। क्लियर है, हो गए आपके 12 महीने। अब यहाँ पे देखिए अगर आप लोग गौर फरमाएंगे तो सिचुएशन तो वही बना, आपका नो वैकेंसी क्या रहा, आपका वैकेंसी नहीं रहा। क्लियर, क्या नहीं रहा, वैकेंट तो नहीं रहा लेकिन वैकेंसी नहीं है। फिर भी यहाँ पे कॉन्सेप्ट आप लोग पढ़ते हैं माय डियर फ्रेंड, जिसको हम लोग कहते हैं अनरियलाइज्ड रेंट का। किसका कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, अनरियलाइज्ड रेंट का। सर ये क्या होता है, ये क्या बला है अनरियलाइज्ड रेंट, ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आएगा जिसको हम लोग किस नाम से जानेंगे, हम लोग इसको जानेंगे अनरियलाइज्ड रेंट। ठीक है, आप लोग क्या कहते हैं, अनरियलाइज्ड रेंट, एक ऐसा रेंट जो लैंड ओनर एंटाइटल तो करता है, जो आपका रेंट बनता तो है, लेकिन जो आपका टेनेंट है, टेनेंट का मतलब क्या था, जो आपका एक तरीके से किराएदार है, उसके डिफॉल्ट की वजह से वो आपको मिला नहीं, यानी कि आपका किराएदार मकान छोड़ के बिना नोटिस दिए भाग गया, बिना पैसे दिए भाग गया है। ठीक है, माने ये जो आपका अनरियलाइज्ड रेंट है, इसकी अगर आपकी डेफिनेशन एग्जाम के अंदर कई बार पूछ ली जाती है तो जरूर इसको थोड़ा सा लिख लीजिएगा। अनरियलाइज्ड रेंट का मतलब क्या होता है, ये वो आपका रेंट होता है जो लैंड ओनर एंटाइटल तो करता है। ठीक है, यानी कि ये आपका एक ऐसा अमाउंट होता है, एक ऐसा रेंट जो लैंड ओनर जो होता है या लैंड लोड जो होता है ना, ठीक है ना, आप लोग क्या कहेंगे, लैंड लोड एंटाइटल तो करता है। याद रखिएगा क्या करता है, एंटाइटल तो करता है, बट ये जो आपका रिसीव नहीं हुआ है, ठीक है कि नहीं, ये जो आपका रेंट है ये क्या नहीं हुआ, डज नॉट रिसीव, आपको मिला नहीं है, आपका किराएदार भाग गया है। यानी कि किसकी वजह से, ड्यू टू, याद रखिएगा, ड्यू टू द डिफॉल्ट ऑफ टेन, यानी कि आप लोग क्या कहेंगे, किसकी वजह से, आपका टेनेंट की वजह से, यानी कि आप क्या कहेंगे, टेनेंट के डिफॉल्ट की वजह से आपका मकान, आपका जो रेंट है, आपका जो किराया है वो क्या हो गया है, डूब गया है। तो उस केस में जो आपका ये रेंट निकल के आता है ना, इसको क्या कहते हैं, अनरियलाइज्ड रेंट। क्लियर है, ये आपको छोटी सी बात समझ में आई होगी, अनरियलाइज्ड रेंट का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो अगर एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाए तो याद रखना। तो इस पर्टिकुलर केस में वैकेंसी तो नहीं था, लेकिन एक कॉन्सेप्ट आ गया अनरियलाइज्ड रेंट, माने किराया डूब गया है। अब सरकार को अगर आप लोग ऐसा कहेंगे, लेट अस से कि यहाँ पे भी आप लोग चालाकी खेल सकते हैं, मैं कह दूं कि मेरा किराएदार तो भाग गया भाई, हालांकि मेरे को रेंट मिला है, तो यहाँ पे कुछ रूल बनाए गए हैं। यानी कि अगर आप लोग देखेंगे तो आपकी किताब के अंदर लिखा होगा रूल फॉर अनरियलाइज्ड, आप लोग क्या कहेंगे इसको, अनरियलाइज्ड रेंट। ठीक है ना, अब एक छोटी सी बात आप लोग जरूर याद करिएगा, जब भी आप लोग रूल फॉर अनरियलाइज्ड रेंट को पढ़ते हैं ना, तो यहाँ पे इसको रूल नंबर 4 के नाम से जाना जाता है, रूल 4 भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हो, रूल 4 बोलते हैं। और
और नाम से ही पता चल रहा है यहाँ पे 4 रूल बनेंगे, रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, ऐसे आप लोग क्या कहेंगे, रूल नंबर 3 और रूल नंबर 4। क्लियर है? चारों रूल एक बार आप लोग अपनी किताब के अंदर जरूर देखिएगा, चारों रूल डिटेल में एक्सप्लेन किए गए हैं। मैं आपको फटाफट से बता देता हूं 4 रूल क्या कहते हैं। एक आपके पास टेंडेंसी होना चाहिए, जो आपका ओनर है, लैंडलॉर्ड है, उसके पास टेंडेंसी होना चाहिए कि वो एक तरीके से कहीं पे घपलेबाज, डिफॉल्ट ना हो। उसके बाद आपका जो मकान, जो किराएदार है, टेनेंट है, जो आपका मकान छोड़ के गया है, उसके अगेंस्ट आप लोगों ने लीगल प्रोसीडिंग किया है, कोर्ट वगैरह में केस वेस किया है, आपने उसको डराया धमकाया, आपने पूरे पैतरे आजमाए, फिर भी उसने आपका रेंट नहीं दिया है, और आपका वो किसी और प्रॉपर्टी के अंदर भी स्टे नहीं करना चाहिए। 4 कंडीशन है, ये चारों कंडीशन अगर आप लोग सेटिस्फाई करते हैं तो आप लोग क्या कहेंगे, आपका कौन सा रूल लगेगा, रूल फॉर द अनरियलाइज्ड रेंट वाला लगेगा। हालांकि अगर आप लोग देखेंगे तो प्रैक्टिकल बेस पे, अगर आप लोग क्या कहेंगे, प्रैक्टिकल बेस पे आप लोग क्या मान के चलते हैं कि ये रूल वैसे आपके अप्लाई नहीं होते हैं, लेकिन क्वेश्चन के अंदर आपको कहा गया है या तो यस कहा गया है या कुछ ही नहीं कहा गया है, तो दोनों केस में आप मान के चलेंगे रूल नंबर 4 लगता है, और आप लोग क्या करेंगे, रूल फॉर अनरियलाइज्ड रेंट का कॉन्सेप्ट लगा देंगे। और यहां पे अब आप ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, ये भी एक बड़ा मुद्दा है। सर इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, जो आप लोगों ने नेट एनुअल वैल्यू निकाला है, जो आपका क्या निकल के आया है, नेट एनुअल वैल्यू निकल के आया है, लेटस से मेरे पास है, मान लीजिए 4 लाख अमाउंट है, ठीक है, आपका कितना अमाउंट है, 4 लाख अमाउंट है, और यहाँ पे जो 8 महीने का लेट आउट था ये भाग गया है, 8 महीने का किराया लेके भाग गया है। तो 8 महीने का किराया मैं मान लेता हूं, 1 महीने का किराया मेरा 10,000 था, तो टोटल कितना किराया बन गया, 80,000। तो यहाँ पे आपको माइनस करने का मौका मिलेगा, माने आप लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, आप लोग यहाँ पे अनरियलाइज्ड रेंट का एक कॉलम डाल के और यहाँ पे इसके अंदर से माइनस कर सकते हैं, ठीक है, कितना माइनस कर सकते हैं, 80,000 माइनस कर सकते हैं। फिर इसके बाद आप लोग क्लेम कर सकते हैं, आप लोग लेस कर सकते हैं आपका 24A, एंड आप लोग क्या कर सकते हैं, अगर आपका 24B बनता है तो आप लोग 24B भी आप लोग क्लेम कर सकते हैं, और फाइनली आपको टैक्सेबल आपका जो इनकम फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी है वो निकल आएगा। क्लियर? इतनी बातें समझ में आई? तो ये आपका समझ में आया ना, लॉस ऑफ रेंट वाला केस क्या है। कई बार अनरियलाइज्ड रेंट की डेफिनेशन पूछ लेता है, इसको भी आप लोग जरूर ख्याल में रखिएगा, ठीक है। अगला केस क्या है, अगला केस बिल्कुल सिंपल है सर, नाम से पता चल रहा है, यहाँ पे तो क्या होगा, हमारा मकान क्या होगा, वेकेंट होगा, क्या होगा, वेकेंट होगा, खाली होगा। कुछ नियम है जिनको अगर आप लोग ध्यान देंगे तो ये आपका बिल्कुल आसानी से निपट जाएगा। क्या नियम है सर, फटाफट से बता दीजिए। देखिए आप क्या करते हैं, वैकेंसी है, वैकेंसी के अंदर सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, आपका म्युनिसिपल वैल्यू निकालते हैं, फिर हम क्या करते हैं, इसको कंपेयर करते हैं फेयर रेंट के साथ। दोनों के अंदर माय डियर फ्रेंड्स हम लोग हायर वैल्यू को चूज कर लेते हैं। ये जो हायर वैल्यू आई है इसको हम लोग कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड रेंट के साथ। किसके साथ कंपेयर करते हैं, स्टैंडर्ड रेंट के साथ। इन दोनों के अंदर हम लोग लोअर वैल्यू को चूज कर लेते हैं। इस लोअर वैल्यू को ही हम लोग क्या कहते हैं, एक्सपेक्टेड रेंट कहते हैं। और फिर इसको किसके साथ कंपेयर किया जाता है, ARR, RRR या RRR के साथ कंपेयर किया जाता है, और इन दोनों के अंदर से हायर वैल्यू को चूज कर लेते हैं। तो आपको क्या मिल जाता था, आपको ग्रोस एनुअल वैल्यू मिल जाता था, ठीक है। क्या कहते थे आप लोग, ग्रोस एनुअल वैल्यू मिलता था। लेकिन यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा ध्यान देना, ध्यान क्या देना है, यहाँ पे 2 सिचुएशन है, ER और AR, यानी कि आपको जो रेंट रिसीव हुआ है और आपका ER मतलब जो एक्सपेक्टेड रेंट है। यहाँ पे 2 हालात बनेंगे। अगर आपका वैकेंसी है, आपका मकान है वो वैकेंट है, खाली रह गया है, लेटर से कुछ भी टाइम पीरियड के लिए खाली रह गया, लेटर से मैं कहता हूं आपका जो मकान है वो 2 मंथ के लिए तो सेल्फ ऑक्यूपाइड था, ठीक है। अगर मैं कहूं आपका 2 मंथ के लिए वो आपका वैकेंट था, क्या था, आपका वैकेंट था, ठीक है। और अगर मैं कहूंगा 2, 2, 4 और 8 मंथ के लिए मैं कह देता हूं वो कैसा था, आपका लेट आउट था। तो यहां पे अगर आप लोग जेन्युइन केस लेके चलते हैं तो वैकेंसी का कितना टाइम पीरियड है, 2 महीने का टाइम पीरियड है। तो ये सिचुएशन अगर आप लोग यहाँ पे डिडक्शन लेना चाहते हैं तो यहाँ पे 2 हालात हमारे पास बनते हैं। पहली सिचुएशन बनेगी माय डियर फ्रेंड, जब आपका AR यानी कि एक्चुअली रेंट रिसीव है जो बड़ा होगा किससे, आपका ER से, आपका जो एक्सपेक्टेड रेंट है। और दूसरी सिचुएशन यहाँ पे बनती है माय डियर फ्रेंड, जब आपका ER बड़ा होता है, माने एक्सपेक्टेड रेंट ज्यादा होता है किससे, AR से। AR का मतलब जो एक्चुअली रिसीव्ड रेंट होता है। तो माय डियर फ्रेंड्स अगर आपको ये वाली सिचुएशन मिलती है जहां पे एक्चुअली रेंट ज्यादा होता है ER से, तो उस केस में आप लोग लेस कर सकते हैं या आप लोग डिडक्शन ले सकते हैं। क्लियर? ये आपको थोड़ा ध्यान में देना है। आप लोग क्या कर सकते हैं, लेस कर सकते हैं या आप लोग डिडक्शन ले सकते हैं, ठीक है। वैकेंसी लेस हो जाएगी, माने यहाँ पे आप क्या कहेंगे, लेस क्या होगी, आपकी वैकेंसी जितने महीने का आपका जो मकान खाली रहा था ना उसके ऊपर टैक्स आपको नहीं देना पड़ेगा। क्लियर? और यहाँ पे भी आप लोग याद रखिएगा, अभी तक लोअर और हायर, यहाँ पे क्या चूज करते हैं, हायर चूज करते हैं। यहाँ पे दोनों सिचुएशन बन सकती है। कई केसेस में आप लोग लोअर भी चूज कर सकते हैं, कई केसेस में आप लोग हायर
भी चूज कर सकते हैं। तो ये आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा, इट्स डिपेंड, यहाँ पे डायरेक्ट रटना नहीं है जैसे पीछे आप लोगों ने रटा हुआ था कि आपको हायर चूज करना, हायर लोअर हायर वाला ट्रेंड बना हुआ था, ठीक है। तो ईआर वाले केस में आपको यहाँ पे वैकेंसी का डिडक्शन नहीं देखने को मिलेगा। क्लियर? तो ये छोटा सा आर्टिकल है जो आपको समझना है, यहाँ पे काफी अहम हो जाता है वैकेंसी वाला केस। एक तो लॉस ऑफ रेंट कैसे होता है, अनरियलाइज्ड रेंट का क्या मीनिंग होता है, किस तरीके से ट्रीटमेंट करना है, रूल 4 क्या कहते हैं ये जरूर पढ़िएगा। वैकेंसी वाले केस में एआर ज्यादा है ईआर से या ईआर ज्यादा है एआर से, ये दोनों केसेस से रिलेटेड न्यूमेरिकल आते हैं। जब अक्सर आप लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो उस दरमियान आपको सवाल देखने को मिलेंगे, सिचुएशन देखने को मिलेगी और वहां पे आप लोग इनको बना भी पाएंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये आपका दोनों आर्टिकल थे, उम्मीद करता हूं दोनों आर्टिकल आपको समझ में आए होंगे। लास्ट आर्टिकल थे इस चैप्टर के, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड करंट ईयर जिसको आप लोग कहते हैं, ये आपका एक टॉपिक था। अलोंग विद हमने पढ़ा लॉस ऑफ रेंट का क्या मीनिंग होता है, किस तरीके के उसके ट्रीटमेंट होते हैं। अलग अलग दो केसेस हमारे सामने आए जिनको आज की क्लास के दरमियान हम लोगों ने चर्चा किया था। उम्मीद करता हूं चीजें आपको बेटर वे में समझ में आई होगी। कहीं पे कुछ कमी आपको रहता है तो कमेंट जरूर कीजिए करिए और अपना फीडबैक जरूर दीजिए। सेशन अगर आपको अच्छा लगा तो भी एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। डेफिनेटली आपके कमेंट हमारे लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होते हैं और हम लोग आपके लिए बेटर लेक्चर प्रिपेयर करने में अपना एनर्जी ज्यादा लगाते हैं। तो उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। सेशन अगर आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। पहली दफा चैनल पे आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। जितने भी लोग मेरे साथ आखिरी तक जुड़े रहे हैं उन सबका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। चलिए अगले पार्ट के अंदर मिलते हैं, जब तक के लिए मैं तो सोल दी बेस्ट, लकी प्लानिंग।